तो नमस्कार दोस्तों, आप सबके अपने चैनल एक्सपेरिमेंटर सूरज चैनल में स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिकल बेसिक्स का पार्ट 2 का क्लास। तो पहले क्लास में हम सब क्या पढ़ लिए थे? पढ़ाए थे हम एसी, और डीसी करंट पढ़ाए थे, और कुछ इलेक्ट्रिकल टर्म्स पढ़ाए थे। कुछ इलेक्ट्रिकल टर्म जैसे रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस पढ़ाए थे, और कुछ फार्मूला पढ़ाए थे। एक बार याद कर लेते हैं सब फार्मूले। एक नंबर था W इक्वल टू V इंटू क्यू। W क्या था? वर्क। V क्या था? वोल्ट। Q क्या था? चार्ज, कूलम्ब। दो नंबर क्या था? Q इक्वल टू I इंटू टी। Q क्या था? कूलम्ब। I क्या था? एम्पियर। T क्या था? टाइम। तीन नंबर था V इक्वल टू I इंटू आर। V क्या था? वोल्ट। I क्या था? एम्पियर। R क्या था? रेजिस्टेंस। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर वो होता है जो भी कोई इलेक्ट्रिकल चीज़ जितना काम करता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल पावर। मतलब जो भी कोई इलेक्ट्रिकल चीज़, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जितना काम कर सकता है, जितना एफिशिएंसी उसका काम करने का, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल पावर। इसका सिंबल क्या है? सिंबल है P। इसका सिंबल होगा P। इसका एक फॉर्मूला है P इक्वल टू W/T। ठीक है, P इक्वल टू W/T। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? P इक्वल टू W की जगह हम क्या लिख सकते हैं? V इंटू क्यू बाई टी। फिर Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं? I इंटू टी बाई टी। टी कट गया तो क्या हुआ? P इक्वल टू V इंटू आई। P फॉर वाट, W फॉर वोल्ट, और I फॉर एम्पियर। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का पावर अगर निकालना है तो उसका वोल्टेज कितना है और कितना एम्पियर का करंट वो लेता है, दोनों को गुना कर देंगे तो उसका पावर मतलब वाट मिल जाएगा। तो आप लोग देखे होंगे कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल मोटर होता है और या फिर कोई भी चीज़ होता है, उसमें लिखा रहता है कि 15 वाट। या फिर कोई भी बल्ब होगा तो उसमें लिखा होगा, देखोगे कि 100 वाट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वोल्टेज और एम्पियर का गुना करके मिला है। तो अगर मान लो हमारे घर में 220 वोल्ट सप्लाई होता है, 220 वोल्ट सप्लाई होता है। अगर हम 100 वाट का एक बल्ब लगाए तो उसमें कितना करंट देना पड़ेगा? कैसे निकालोगे? P इक्वल टू V इंटू आई।
पी तो दिया है, पी की जगह लिख दो 100, वी भी दिया है तो 220 इंटू आई, तो आई निकल जाएगा। तो आई इक्वल टू 100 बाई 220, 0 0 कट गया, 10 को 22 से भाग कर, अगर भाग करोगे तो 0.45 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो ऐसे निकाल सकते हैं हम, वोल्ट भी निकल सकते हैं, आई भी निकल, एम्पियर भी निकल सकते हैं। अगर वोल्टेज दिया होगा और वाट दिया होगा तो एम्पियर निकल सकते हैं, अगर एम्पियर दिया होगा तो यहाँ से वोल्ट निकल सकते हैं, अगर दोनों दिया है तो इसका वाटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आता है यूनिट। यूनिट क्या होता है? एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट। किलोवाट का मतलब 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। इसके साथ आवर्स गुना कर दो तो 1 किलोवाट निकल जाता है। ठीक है, तो 1000 वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ये नोट कर लो। 1 यूनिट इक्वल टू वाट इंटू आवर्स बाई 1000, ये भी नोट कर लो। ठीक है, तो अब ये यूनिट क्यों पढ़ाया? तो आपके घर में जब बिजली का बिल आता है तो देखोगे कि उसमें लिखा होता है 20 यूनिट बिजली खर्च हुआ है कि 100 यूनिट बिजली खर्च हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, कितना बिजली खर्च हुआ, तो ये आज हम देखेंगे। तो देखिए, एक मैथ हमने ले लिया है। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका वाट है 1 किलोवाट, 1.5 किलोवाट, और बोला गया है कि डेली हाफ आवर मतलब आधा घंटा डेली चलता है 1 महीने के लिए, मतलब 1 महीना डेली आधा घंटा करके चलता है। तो 1 महीने में इलेक्ट्रिक बिल कितना यूनिट आएगा? व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, मतलब कितना इलेक्ट्रिक बिल 1 महीने में आएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले 1.5 किलोवाट को वाटेज में कन्वर्ट कर लो, तो 1000 से गुना करना होगा 1500 वाट। ठीक है, टाइम चाहिए, आवर निकलना है ना, यूनिट के लिए 1 किलोवाट आवर निकलना है, तो आवर निकलना है कितना घंटा, तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए। क्या बोला है? हाफ एन आवर। तो डेली आधा घंटा करके 30 दिन, 1 महीना मतलब 30 दिन, 30 दिन चलता है, तो कितना घंटा हुआ? 15 घंटा, 1500 वाट। और तो यूनिट का फॉर्मूला क्या है? वाट इंटू आवर बाई 1000। कितना वाट है? 1500। कितना आवर, घंटा कितना है? 1500 घंटा है, नीचे 1000, 2 शून्य कट गया, 15 15 225 बाई 10, 5 यूनिट, मतलब 22.0
5 यूनिट बिजली खर्च होगा 1 महीने में, अगर आधा घंटा करके चलता है। तो ऐसे यूनिट निकाला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाट का टर्म। अब हम देखेंगे साइकिल। साइकिल क्या होता है, याद कीजिए, मैंने पहले क्लास में बोला था कि जब एक परमानेंट मैग्नेट के अंदर कोई भी ऐसे कॉपर कॉइल को रोटर की जरिए घुमाया जाता है, तो एक बार फेज होता है, एक बार न्यूट्रल बनता है, एक बार फेज बनता है, एक बार न्यूट्रल बनता है, फिर ये वाला घूम के एक बार न्यूट्रल बनता है, एक बार फेज बनता है, ऐसे अल्टरनेट होता रहता है। तो देखिए, जब एक कॉइल में रोटर के जरिए कॉइल को परमानेंट मैग्नेट घुमाया जाता है, तो 0 डिग्री से शुरू होके 180 डिग्री तक आता है ऐसे घूम के, तो यहाँ फेज बनता है, मतलब पॉजिटिव साइकिल बनता है। और फिर ये 180 डिग्री से ये वाला फिर घूम के ऐसे यहाँ तक आ जाता है, 360 डिग्री हो जाता है, तो यहाँ नेगेटिव साइकिल बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक होता है एक साइकिल। तो 1 सेकेंड में ऐसा साइकिल जितना बनेगा वो होगा उसका फ्रीक्वेंसी, मतलब हर्ट्ज। तो हमारे घर का लाइन फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज, मतलब 50 ऐसा साइकिल 50 बार बनता है 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में 50 साइकिल बनता है, तो इसीलिए घर का लाइन फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो अब आएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। एफ इक्वल टू पी इंटू एन बाई 120। यहाँ पी का मतलब वाटेज नहीं है, ठीक है। यहाँ पी का मतलब है नंबर ऑफ पोल्स। पोल्स क्या है, एक आर्मेचर के अंदर ऐसे बहुत सारा फिंच टाइप का होता है, जिसके अंदर ऐसे कॉइल बंधा रहता है। तो जितना ऐसे फिंच टाइप होगा वो होगा नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। और एन क्या होता है, आर पी एम। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। मतलब जो आर्मेचर का फ्रीक्वेंसी निकालना है वो 1 मिनट में कितना बार घूमता है वो होता है उसका आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, ठीक है। आर मतलब आरपीएम ऑफ आर्मेचर, ठीक है। तो अगर हम किसी भी मोटर का पोल्स कितना है और कितना आरपीएम है वो अगर पता है तो हम उसका फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। मतलब उस आर्मेचर से कितने फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज मतलब सप्लाई निकलेगा वो हम निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला भी नोट कर लो, इम्पोर्टेंट। अब आएगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब
एक साइकिल बनने में कितना टाइम लगता है। तो इसका निकालने का एक फॉर्मूला है t इक्वल टू 1/f, या फिर लिख सकते हो f इक्वल टू 1/t। f फॉर फ्रीक्वेंसी, t फॉर टाइम इन सेकेंड। तो t इक्वल टू 1/f। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता है तो टाइम निकालना है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी में कितना टाइम लग रहा है तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर टाइम पता है, साइकिल टाइम, एक साइकिल बनने में यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगता है पता है, तो हम उसका फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फार्मूला भी नोट कर लो। देखो, आप आएगा वोल्टेज वैल्यू। हम जो वोल्टेज मापते हैं वो कौन सा वोल्टेज होता है? 3 टाइप का होता है वोल्टेज। एक होता है पीक वोल्टेज, एक होता है एवरेज वोल्टेज, और एक होता है आरएमएस वैल्यू, मतलब आरएमएस वैल्यू और वोल्टेज। 3 टाइप का वोल्टेज होता है। ठीक है, तो देखिए, ये हुआ एक साइन वेव। ये जो एसी में हमारा घर में एसी आता है, इसका मेनली साइन वेव बनता है। वेव फॉर्म बहुत तरीके का होता है, बाद में पढ़ाऊँगा। ये होता है साइन वेव। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज है ये होगा पीक वोल्टेज। ठीक है, और यहाँ जब वोल्टेज होगा, यहाँ का जो वोल्टेज होगा ये होगा आरएमएस वैल्यू, और यहाँ का जो वोल्टेज होगा ये होगा एवरेज। ठीक है, तो हम जो वोल्टेज मापते हैं वो होता है मेनली आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो पीक वैल्यू, आरएमएस, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। तो पीक वैल्यू मतलब टॉप टू बॉटम, ये होता है पीक वैल्यू। आरएमएस वैल्यू होता है यहाँ था। ठीक है, पीक वैल्यू का वोल्टेज हम लिखते हैं ई मैक्स, मतलब ये मैक्सिमम वोल्टेज होता है इसलिए ई मैक्स लिखते हैं। पीक वैल्यू का करंट हम लिखते हैं आई मैक्स। ठीक है, और एवरेज वैल्यू का वोल्टेज हम लिखते हैं ई ए वी ई, एवरेज वैल्यू का करंट हम लिखते हैं आई ए वी ई, एवरेज। ठीक है, आरएमएस वैल्यू का वोल्टेज लिखेंगे ई आरएमएस का, और आरएमएस वैल्यू का करंट लिखेंगे आई आरएमएस।
तो आई ए वी मतलब एवरेज करंट इक्वल टू 0.637 इंटू पीक वैल्यू का करंट, पीक वैल्यू का करंट आई मैक्स, और एवरेज वैल्यू का वोल्टेज इक्वल टू 0.637 इंटू आई मैक्स मतलब पीक वैल्यू का करंट। ठीक है, अब आरएमएस वैल्यू का करंट इक्वल टू 0.707 इंटू आई मैक्स मतलब पीक वैल्यू का करंट, और आरएमएस वैल्यू का वोल्टेज इक्वल टू 707 इंटू ई मैक्स मतलब पीक वैल्यू का वोल्टेज। तो आप देख सकते हैं एवरेज करंट इक्वल टू 0.637 इंटू मैक्सिमम करंट, और आरएमएस करंट इक्वल टू 0.707 इंटू मैक्सिमम करंट। तो यहाँ से अगर आरएमएस वैल्यू पता होगा तो मैक्सिमम करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट करके रख दीजिए। ठीक है, तो एक कैलकुलेशन है, एक अल्टरनेटर है, इसका 12 पोल है। पोल क्या है, जितना फिंच होगा उतना पोल, और आरपीएम है 500 मतलब रोटेशन पर मिनट। 1 मिनट में 500 बार रोटेशन घूमता है, 500 बार घूमता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला है। तो फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू पोल इंटू एन मतलब आरपीएम बाई 120। तो फॉर्मूला लिख लो पहले, पी इंटू एन बाई 120। तो वैल्यू बिठा दो, पोल 12, आरपीएम 500, 120, एक 0 काट दो, 12 काट गया, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी निकल गया। ठीक है, तो अब आएगा फेज। फेज 2 टाइप का होता है, एक होता है सिंगल फेज और एक होता है 3 फेज। सिंगल फेज में एक फेज लाइन होता है और एक न्यूट्रल होता है, मतलब 2 वायर रहता है, फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। और 3 फेज में 3 वायर रहता है, तीनों फेज होता है, एक रेड फेज, एक वाई फेज, एक ब्लू फेज। वाई मतलब येलो, आर वाई बी, इसमें न्यूट्रल नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। अब आता है सिंगल फेज। जब एक अल्टरनेटर का कॉइल
कॉइल से इसमें अगर एक ही वाइंडिंग रहेगा तो इस अल्टरनेटर के आर्मेचर से एक वाइंडिंग रहेगा तो एक फेज मिलेगा। फेज को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर किसी वाइंडिंग से, अगर किसी अल्टरनेटर की आर्मेचर में अगर 3 वाइंडिंग रहेगा तो वहाँ से थ्री फेज निकलेगा, ठीक है। 3 फेज निकलेगा तो 3 फेज में तीनों वाइंडिंग को 120 डिग्री फेज डिफरेंस में रखा जाता है। 320 डिग्री फेज डिफरेंस में रखा जाता है। अब ये फेज डिफरेंस क्या है? फेज डिफरेंस वही है, अगर मानो तीनों फेज है, ठीक है, 1 2 3, ये जब 100 टॉप पीक में पहुंचेगा तो ये वाला पीक में नहीं पहुंचेगा। ये 120 डिग्री मानो ऐसे फ्रीक्वेंसी है, यहाँ तक है 180 डिग्री, यहाँ तक है 360 डिग्री। एक फेज चालू हुआ, यहाँ तक गया, ये जब 120 डिग्री में पहुँचेगा तो यहाँ से दूसरा फेज स्टार्ट होगा, ठीक है। ठीक से दिखा देता हूँ फेज डिफरेंस एक्चुअली होता क्या है। मानो एक साइकिल, एक फेज चालू हुआ, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 360 डिग्री, तो यहाँ 120 डिग्री होगा। तो ये जब घूम के यहाँ तक आएगा तो यहाँ से ये दूसरा वाला फेज स्टार्ट होगा, ठीक है, दूसरा वाला फेज स्टार्ट होगा। तो ये वाला जब फिर 120 डिग्री यहाँ होगा, यहाँ से फिर तीसरा फेज स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। 120 डिग्री डिफरेंस, फेज डिफरेंस, इसको बोला जाता है फेज डिफरेंस। एक चाल स्टार्ट हुआ जब 120 डिग्री में आया, फिर दूसरा स्टार्ट हुआ, फिर दूसरा वाला जब 120 डिग्री में आया, 120 डिग्री में आया तो तीसरा स्टार्ट हुआ, ऐसे फेज डिफरेंस होके चलता रहेगा, ठीक है। तो 120 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है। 3 फेज लाइन में, तीनों फेज में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है, ये नोट कर लो, ठीक है। तो अब आता है 3 फेज कनेक्शन। 3 फेज कनेक्शन 2 टाइप होता है। एक होता है स्टार कनेक्शन, दूसरा होता है डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन क्या होता है? स्टार कनेक्शन होता है, स्टार का मतलब क्या है? स्टार की तरह दिखेगा। तो स्टार कनेक्शन में ऐसे होता है, एक कॉइल, ये हो गया दूसरा कॉइल,
ये हो गया तीसरा कॉइल। और स्टार कनेक्शन में यहाँ से एक न्यूट्रल रहता है, मान लो ये आर वाई बी तीनों फेज हो गया, और एक बीच में से न्यूट्रल निकाला जाता है, तो ये हो गया स्टार कनेक्शन। ठीक है। अब डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है? डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है? तो डेल्टा कनेक्शन में होता है एक कॉइल, यहाँ दूसरा कॉइल, यहाँ तीसरा कॉइल। ठीक है। आर वाई बी। डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल नहीं होता है, तीनों फेस आपस में जुड़ा रहता है, न्यूट्रल नहीं होता है। तो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में कुछ फार्मूला है। स्टार कनेक्शन में लाइन करेंट स्टार कनेक्शन में लाइन करंट फेस करंट की समान होता है। ठीक है। और लाइन वोल्टेज फेज √3 इंटू फेज वोल्टेज होता है। ठीक है। तो लाइन करंट या फिर लाइन वोल्टेज होता क्या है? मानो एक लाइन है, मतलब फेस, और एक न्यूट्रल है, और एक है 3 फेज। तो इस फेज से इस फेज में जो वोल्टेज या फिर करंट मापन, फेज में जो वोल्टेज होगा वो होगा लाइन वोल्टेज। मतलब फेज टू फेज जो वोल्टेज होता है वो होता है लाइन वोल्टेज, और फेज टू फेज में जो करंट होता है, मतलब दो वाइंडिंग में जो फेज टू दोनों फेज़ों में जो करंट होता है वो होता है लाइन करंट। और एक फेज से एक न्यूट्रल में अगर मापा जाएगा वोल्टेज तो वो होगा फेज वोल्टेज। मतलब एक फेज से और एक न्यूट्रल तक जो वोल्टेज होगा वो होगा फेज वोल्टेज, और एक फेज से न्यूट्रल में जो करंट फ्लो होगा वो होगा फेज करंट। फेज करंट मतलब फेज टू न्यूट्रल करंट, फेज वोल्टेज मतलब फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज, और लाइन वोल्टेज या फिर लाइन करंट का मतलब फेज टू फेज में जो करंट या वोल्टेज होगा वो होगा लाइन वोल्टेज या करंट। ठीक है। तो ये हो गया स्टार कनेक्शन का, ये दो फॉर्मूला नोट कर लो। अब होगा डेल्टा कनेक्शन का। এবার হবে, अब होगा डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है? लाइन वोल्टेज
लाइन वोल्टेज को हम क्या लिखते हैं, ई एल इक्वल टू फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज को हम क्या लिखते हैं, ई पी लाइन करंट इक्वल टू √3 इंटू फेज करंट। फेज करंट को हम क्या लिखते हैं, आईपी। ठीक है, ये हो गया डेल्टा कनेक्शन का, ये हो गया स्टार कनेक्शन का। दोनों फार्मूला नोट कर लो। ठीक है, अब एक फार्मूला आता है 3 फेज सर्किट का अगर एक्चुअल पावर निकालना है तो क्या फार्मूला है। 3 फेज पहले जो हम पावर का फार्मूला निकाले थे, पी इक्वल टू वी इंटू आई, पहले जो हम निकाले थे पी इक्वल टू वी इंटू आई, ये था सिंगल फेज के लिए। ठीक है, अब 3 फेज के लिए जो पावर निकालना है उसका फार्मूला है √3 इंटू ई एल, मतलब लाइन वोल्टेज। √3 इंटू लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू कॉस फाई। कॉस फाई क्या है, कॉस फाई होता है पावर फैक्टर। कॉस फाई का मतलब पावर फैक्टर। तो 3 फेज का पावर, 3 फेज सर्किट का पावर निकलना है, वाटेज निकलना है, तो √3 इंटू लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू कॉस फाई। कॉस फाई मतलब पावर फैक्टर। ये फार्मूला भी नोट कर लो। पावर फैक्टर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल से, ट्रांसफार्मर के चैप्टर में हम पावर फैक्टर डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने सिंगल फेज 3 फेज सर्किट और वाट पावर मतलब वाट पूरा पढ़ लिया। तो अगले दिन हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, और उसके बाद रेजिस्टर, ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ और रेजिस्टर का कलर कोड भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है।